कल सिलेबस डिस्कस किए थे, आज देखते हैं कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। कंप्यूटर का परिचय या इंट्रोडक्शन। हर चैप्टर में कुछ नई चीजें सीखेंगे। अभी आप लोग का साथ कुछ सेंटर का कुछ एग्जाम हो रहा है जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं, टीचर वाला। ठीक, अभी एक लड़का मिला था, बताया कि सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं क्लास नोट से करके। ये आरएमएस क्या बोलते हैं, मेरे को आइडिया भी नहीं एग्जाम वगैरह का। कौन सा एग्जाम हो रहा है अभी आप लोग का? टीचिंग वाले कुछ सेंटर का एग्जाम हो रहा है, हॉस्टल वार्डन का, टीचर का। एकलव्य स्कूल है क्या ये? हम्म 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 इसका बता रहे थे कि 15 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के आ रहे हैं और सब नोट्स से ही बन जा रहे हैं क्लास के। ठीक, तो यही है कि एक व्यापम से भी ऊपर हट के थोड़ा क्लास में बताता हूँ हमेशा, क्योंकि सेंटर में जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो सब क्वेश्चन बन पा रहा है आपका। ठीक, तो ऐसे कुछ नई नई चीजों को भी सीखते हुए चलना है। जैसे कि चलिए बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं पहले, तो जो बाद में फिर नई नई चीजों को भी देखेंगे। कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर वर्ड का ओरिजिन पूछे आपको, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा एक लैटिन वर्ड से बना ही है कंप्यूटर। लैटिन लैटिन शब्द कंप्यूटर से बना है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर लैटिन भाषा का वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, ये ध्यान देना है आपको। अब कंप्यूटर के विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं, ऐसे बेसिक चीजों से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। जैसे कि स्पीड को कल हम देखा था, MIPS, फ्लॉप्स, ये सब आपको पूछ ही चुका है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, ये बोलने का मतलब यह है कि कंप्यूटर ऐसा क्या कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। तो यहां से भी वही स्पीड को लेकर के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो सबसे प्रमुख विशेषता होती है कंप्यूटर की स्पीड, गति। एक इंसान की तुलना में कंप्यूटर कहीं ज्यादा फास्ट होता है, 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, इसलिए इसकी गति को मापते हैं हम लोग MIPS से। तो गति से 3 मात्रक हमको याद रखना है। एक तो MIPS, आपको फुल फॉर्म पूछता है इसका, मिलियन। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब लाखों इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो एक तो ये यूनिट हो गया। सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार बन जाता है MIPS का फुल फॉर्म क्या है, या कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं, तो MIPS से। साधारण कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर एक आम कंप्यूटर से कहीं ज्यादा फास्ट होता है। उसका उपयोग भी बड़े बड़े जगहों पे हम लोग करते हैं, जैसे मौसम का अनुमान लगाना है, ठीक, रिसर्च हो गया, अनुसंधान बोल सकते हो आप। ऐसे चीजों में हम लोग यूज करते हैं आपका सुपर कंप्यूटर का। अभी AI के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर का। ठीक, इनके बारे में भी अलग से आपको बताऊंगा, सुपर कंप्यूटर के बारे में प्रश्न बनते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के लिए अलग यूनिट बनाया गया है, फ्लॉप्स। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछे सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं करके, सुपर कंप्यूटर की गति को हम लोग मापते हैं फ्लॉप्स से, FLOPS। और इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। जहां पे भी पर सेकेंड आता है, ये हमेशा स्पीड को ही दिखाएगा, क्योंकि स्पीड को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम लोग मेजर करते हैं, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, यही तो बताता है आपका स्पीड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, सुपर कंप्यूटर। और तीसरा आपको ध्यान देना है, सीधे सीधे अगर आपको पूछेगा कि प्रोसेसर या CPU की गति को किससे मापते हैं, CPU या प्रोसेसर एक ही मतलब है। CPU या प्रोसेसर की गति को मापने की इकाई क्या है या किससे मापा जाता है, तो वो है सिंपल सा आपका हर्ट्ज। जिसको हम लोग डिनोट करते हैं शॉर्ट में HZ से। अब वो गीगाहर्ट्ज लिखा रहे, मेगाहर्ट्ज लिखा रहे, एक ही मतलब है।
फ्लॉप्स में आपका किलो फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप, टेरा पेटा कुछ भी लिखा रहे। फ्लॉप्स हमेशा सुपर कंप्यूटर की स्पीड को ही बताएगा, हर्ट्ज हमेशा प्रोसेसर की स्पीड को बताएगा, चाहे आगे में कुछ भी लिखा रहे, मेगा, गीगा, ये सब। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। व्यापक में एक बार पूछा था, 4 ऑप्शंस आपको दिए थे कि कौन सा कंप्यूटर की स्पीड को नहीं दर्शाता करके, MIPS, फ्लॉप्स और हर्ट्ज, ये तीनों दिया था। लास्ट ऑप्शन था आपका केबी, केबी मतलब किलोबाइट। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सब आपके स्टोरेज को बताते हैं, न कि स्पीड को। ठीक, तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था आपको। तो बस यही है जो विशेषताओं में प्रश्न पूछता है ज्यादातर। बाकी फिर आपको जानना है कि और क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एक आप याद रख सकते हो, एक्यूरेसी। हिंदी में इसका मतलब होता है शुद्धता। क्या मतलब है एक्यूरेसी होने का मतलब? कंप्यूटर की एक विशेषता है स्पीड, दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती नहीं करता, वो गलती तभी करेगा जब हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस में या निर्देशों में या इनपुट में गलती हो। तो कंप्यूटर गलती नहीं करता, इस विशेषता को बोलते हैं एक्यूरेसी। एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डिलीजेंस। इसको इंग्लिश में ही याद रखना है, डिलीजेंस। तो मेन तो स्पीड को ही पूछता है तो बाकी कुछ प्रश्न बने तो आपको डिलीजेंस वगैरह पूछ सकता है। डिलीजेंस का मतलब होता है बिना थके लगातार काम करने की क्षमता। कंप्यूटर बिना थके लगातार काम कर सकता है, ठीक, इसी बोलते हैं डिलीजेंस। जैसे हमारी एक लिमिट होती है कि एक समय के बाद हम थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। ठीक, हिंदी में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी में इसका मतलब अलग अलग, कभी स्फूर्ति लिखा रहता है, स्फूर्ति, कभी परिश्रमी, कभी मेहनती, थोड़ा गलत हो जाता है। आप इंग्लिश वर्ड को ही याद रखिएगा और इंग्लिश को ही पूछ सकता है आपको। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि कंप्यूटर की वह विशेषता क्या कहलाती है कि वह बिना थके लगातार काम कर सकता है, डिलीजेंस। ठीक, इसमें लिख लीजिए, इसका मतलब है बिना थके लगातार काम करने की उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, ये कहलाती है डिलीजेंस। तो कई बार ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाते हैं, फंसा के थोड़ा पूछ देता है। और व्यापक के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आ रहे हैं, बस वो पूछने का तरीका थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है, कठिन कर दिया है। बाकी पहले बहुत कठिन प्रश्न आते थे व्यापक में, अब बहुत आसान आ रहे हैं। वो बोल सकते कि पूछने का तरीका कठिन किया है। तो डिलीजेंस का मतलब होता है बिना थके लगातार जो कंप्यूटर काम कर सकता है, इस विशेषता को हम लोग बोलते हैं डिलीजेंस। ये पूछ सकता है आपको कि बिना थके लगातार काम करने की क्षमता जो कंप्यूटर की होती है, इसको क्या बोलते हैं, डिलीजेंस करके। इसके अलावा आप याद रख सकते हो वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी, इसका मतलब क्या होना चाहिए? वर्सेटाइल होना मतलब क्या होता है? हाँ, वर्सेटाइल मतलब बोलते हैं ना, वर्सेटाइल एक्टर है, कई प्रकार के रोल कर लेता है। तो वर्सेटाइल मतलब एक एक ही आदमी अगर कई प्रकार के काम करता है उसको बोलते हैं वर्सेटाइल है। वैसे ही कंप्यूटर कई प्रकार के काम कर सकता है, केवल कैलकुलेशन नहीं करता। ठीक, मल्टीमीडिया में भी काम आता है, टाइपिंग भी करते हो आप, इससे इंटरनेट का यूज भी करते हो, गेम भी खेलते हो, एंटरटेनमेंट में भी उसका यूज हो रहा है। तो वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कई प्रकार के काम करने की क्षमता। तो ये सब आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा पूछता कैसे है। सबसे जरूरी हो जाता है क्वेश्चंस को समझना। एक्यूरेसी, स्पीड, डिलीजेंस, वर्सेटैलिटी, इसके अलावा रिलायबिलिटी, इसका मतलब होता है विश्वसनीयता, रिलायबल है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, ये भी एक्यूरेसी जैसा ही है आपका, कि इसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होंगे, वो हर जगह विश्वसनीय होंगे। चाहे अमेरिका के कंप्यूटर हो या भारत के कंप्यूटर हो, दोनों जगह सेम सॉल्यूशन ही आपको मिलेगा। इसका मतलब ये सिंपल सा, बस आप इसको याद रख सकते हो। एग्जाम में डिलीजेंस पूछ सकता है, वर्सेटैलिटी पूछ सकता है, और स्पीड से ही क्वेश्चन आते हैं, इनकी यूनिट्स को पूछता है बस। इसके अलावा और भी बहुत सारी खामी, जैसे कि पेपरलेस वर्क, ऐसे कुछ भी बन जाते हैं आजकल। तो एग्जाम में आने लायक ये खाली डिलीजेंस याद रखना है आपको, वर्सेटैलिटी को याद रखिएगा, और ये स्पीड्स के 3 जो हम लोग यूनिट देखे वो पेपरलेस वर्क, ये सब इसकी विशेषताएं हैं।
रिलायबिलिटी, वर्सेटैलिटी, एक्यूरेसी, स्पीड। इसके अलावा ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिक होता है कंप्यूटर। ऑटोमेटिक मतलब स्वचालन बोलते हैं हिंदी में, अपने आप काम करता है, तभी तो उसको मशीन बोल रहे हैं हम लोग। तो बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्पीड के 3 मात्रक। सीधे सीधे आपको पूछ सकता है प्रोसेसर या सीपीयू की गति को किससे मापते हैं, तो हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज ये सब लिखा रहेगा। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स से, चाहे वो फ्लॉप्स में कुछ भी लिखा रहे सामने में, मेगा, गीगा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स, कुछ भी। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, और एमआईपीएस का मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होता है। ये डिलीजेंस को याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बिना थके लगातार काम करने की क्षमता क्या कहलाती, तो डिलीजेंस। ठीक, एक साथ कई प्रकार के काम करने की क्षमता तो वर्सेटिलिटी। बस इतने ही प्रश्न यहां से बनते हैं। तो ये तो इसकी विशेषताएं थी कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। अब क्या नहीं कर सकता, इसमें से भी एक ही पॉइंट आपको पूछता है एग्जाम में। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, मतलब इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस। कंप्यूटर की सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है इसके, इसका मतलब क्या नहीं कर सकता। तो अभी हमने देखी थी इसकी अच्छाइयां कि क्या कर सकता है, अब क्या नहीं कर सकता। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही पॉइंट आपको ध्यान देना, इसको अलग अलग तरीके से पूछता है, वो है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, हिंदी में इसको बोलेंगे बुद्धिमत्ता की कमी। बुद्धिमत्ता की कमी, बुद्धिमत्ता का अभाव। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं होता। देखो, इसको कई तरीके से लिख सकता है। एक तो सिंपल ऐसे लिख सकता है, या आपको लिखा मिल जाएगा कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है। या आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता। ठीक, कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशेंट। एसएससी में एक क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है करके, 0, 1, 100, 1000। तो 0 आईक्यू नहीं होता, मतलब 0 आईक्यू होता है इसके पास। तो बुद्धि नहीं होने मतलब क्या है इसका, इंटेलिजेंस नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, बोलने का मतलब क्या है। कंप्यूटर के पास मेमोरी तो होती है ना, रैम, रजिस्टर, कैश, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सब इसकी मेमोरी तो है, स्टोरेज है। देखो, मेमोरी होता है अलग, इंटेलिजेंस होता है अलग। स्टोरेज मतलब केवल डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी, लेकिन बुद्धि मतलब तर्क करने की क्षमता, लॉजिकल कैपेसिटी। कंप्यूटर खुद से फैसले नहीं ले सकता। आप गलती करोगे, वो भी गलती करेगा। आप जैसा इनपुट देते हो, जैसा आप उसको इंस्ट्रक्शन, निर्देश देते हो, वैसा ही काम करेगा, खुद से फैसले नहीं लेता। तो कंप्यूटर के पास स्वयं से सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, स्वयं से निर्णय लेने की मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती उसके पास। ठीक, इसी को बोला गया है कि कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं होती करके, याद रखिएगा, इस सब का मतलब ही है। तो यहां पे एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि स्वयं से मतलब खुद से सोचने समझने, स्वयं से सोचने समझने, निर्णय लेने मतलब डिसीजन मेकिंग आपका की क्षमता नहीं होती। तो कभी आप गलती कर दे तो सुधारेगा नहीं, वो भी गलती करेगा। तो ये है मतलब इसका कि इसके पास बुद्धि नहीं होता। तो कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं होता, आईक्यू नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, सबका मतलब एक ही है। अलग अलग तरीके से कई सारे एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा हुआ है। इसका मतलब यही है कि इसके पास खुद के सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता नहीं होती। स्टोरेज होता है, मेमोरी होता है, लेकिन आईक्यू नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होता। ठीक, तो इसका मतलब यही है। अगर किसी मशीन में इंटेलिजेंस आ जाए, आपका बुद्धि आ जाए, तर्क करने की क्षमता आ जाए, लॉजिकल कैपेसिटी आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को तो नाम दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बोलते हैं इसी को। ठीक, उसका नाम ही एआई, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो कंप्यूटर में स्वयं से फैसले लेने की क्षमता नहीं होती, लॉजिकल या तार्किक क्षमता नहीं होती, लॉजिकल कैपेसिटी नहीं होती, आईक्यू नहीं होता, बुद्धि नहीं होता। इसका एक लाइन में हम लोग लिख देते हैं कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की कमी। ये कई तरीके से आपको पूछा हुआ है, बस यही क्वेश्चन को बार बार पूछता है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो कि इसके पास इमोशंस नहीं होते, लैक ऑफ इमोशन बोल सकते हो, इमोशनलेस होते हैं, ये भावहीन होता है।
एक ही मतलब है, सब आईक्यू से ही संबंधित है। इसके अलावा ये खर्चीले होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, पावर पे डिपेंडेंट होते हैं, विद्युत पर निर्भरता, पावर पे डिपेंडेंट। और क्या है, वायरस वगैरह का खतरा, या आप बोल सकते हो मालवेयर का खतरा। मालवेयर जैसे कि वायरस अटैक का खतरा। कितने भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक वायरस वगैरह भी नए नए आते रहते हैं, उससे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है बोल सकते हो। जैसे जैसे नया एंटीवायरस बनाते हैं वैसा फिर नया वायरस भी बन जाता है। तो ये कुछ कमियां हैं कंप्यूटर की, मतलब लिमिटेशन है इसके। इसके पास आईक्यू नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होता, खुद से सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इमोशंस नहीं होता इसके पास, खर्चीला, खरीदना पड़ता है इसको, पावर पे डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए चलाने के लिए, और ये वायरस वगैरह का खतरा है इसको। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ज्यादातर इनको ही पूछता है आपको। जैसे एसएससी में आपको पूछा था कि कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है, तो जीरो होता है। इस कई बार इसी प्रश्न को, इसी पॉइंट को अलग अलग तरीके से घुमाता है आपको। तो ये तो हो गए उसकी विशेषताएं, सीमाएं। अब देखते हैं कुछ, अच्छा छोटा सा एआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हाल ही का चर्चित मुद्दा है बोल सकते हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया कृत्रिम, और बुद्धि, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो अभी हमने देखा कि कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं होता, खुद से सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। बस अगर कोई मशीन खुद से सोच ले, इसी को बोलते हैं एआई। जैसे चैट जीपीटी अगर आपने यूज किया होगा, वही तो एआई का एक एग्जांपल है वर्तमान में। ठीक, आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की किस पीढ़ी की विशेषता है, तो ये कब आया, ये अभी अभी आया। अभी कौन सी पीढ़ी चल रही कंप्यूटर में, 5वीं पीढ़ी। ठीक, 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन चल रहा है आपका। ये कई बार आपको पूछा हुआ है। ठीक, तो एआई 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के विकास को आगे हम लोग पढ़ेंगे। 5 पीढ़ी होते हैं, 1980 से अभी जो चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है, 5th जनरेशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। 5वीं पीढ़ी में और कुछ नहीं है, केवल एआई सबसे मेन इसका जो पॉइंट होता है यही है, प्रमुख विशेषता है। अब एक अच्छा प्रश्न आपको बन सकता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के जनक लिख लीजिए शॉर्ट में, फादर ऑफ एआई, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जनक। तो एक नाम आपको याद रखना है, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। सीधे सीधे पूछ सकता है प्रश्न आपको, एआई के जनक। तो किसी मशीन में खुद से सोचने समझने, लॉजिकल मतलब तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाना ही एआई है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें मशीनों को सिखाया जाता है। एआई का ही एक विशेषता है मशीन लर्निंग बोलते हैं, मशीनों का सीखना, मशीनों को सिखाना। जॉन मैकार्थी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, एलन ट्यूरिंग, इसको भी आप याद रख सकते हो, एलन ट्यूरिंग। अगर जॉन मैकार्थी आपको ऑप्शन में नहीं दिया तो एलन ट्यूरिंग का नाम आपको देखने मिलेगा। दो में से कोई एक आंसर रहेंगे। जॉन मैकार्थी को ही माना जाता है फादर ऑफ एआई, लेकिन एलन ट्यूरिंग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एआई के बारे में चर्चा स्टार्ट किया था। ठीक, यहाँ पे मैं कहानी ऐसा लिख देता हूं कि एलन ट्यूरिंग ने ही सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में डिस्कशन या चर्चा प्रारंभ किया था। तो कई बार हो सकता है, क्योंकि व्यापम ज्यादा रिसर्च नहीं करता, वो कोई भी इधर उधर के सोर्स से क्वेश्चन उठा के आपको दे देता है। तो अगर जॉन मैकार्थी ना दिखे तो एलन ट्यूरिंग,
तो एलन ट्यूरिंग ही सबसे पहले व्यक्ति थे। एलन ट्यूरिंग का एक क्वेश्चन था, इनके रिसर्च में एक क्वेश्चन था कि क्या मशीन सोच सकते हैं। यह प्रश्न सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने उठाया था, ठीक, कि क्या मशीन सोच सकते हैं। तो एआई के बारे में सबसे पहले चर्चा एलन ट्यूरिंग ने ही प्रारंभ की थी। इसलिए कई बार कुछ सोर्स इनको भी फादर ऑफ एआई बोल देते हैं, लेकिन एआई का जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक जो चीजें हैं, प्रैक्टिकल जो आपका एक्सपेरिमेंट है, वो किया था जॉन मैकार्थी ने। इसलिए इनको कहा था फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो याद रखिएगा, एलन ट्यूरिंग ने ही सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या मशीन सोच सकते हैं, और मशीनों का सोचना ही तो एआई है आपका। ये सवाल सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने उठाया था। इसलिए कुछ सोर्स में एलन ट्यूरिंग को भी आपको फादर ऑफ एआई लिखा मिल सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ज्यादातर जॉन मैकार्थी ही पूछेगा अगर पूछेगा तो, लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में जॉन मैकार्थी नहीं है, तो कंफर्म है कि एलन ट्यूरिंग आपको आंसर मिलेगा उसका। तो सबसे पहले चर्चा एलन ट्यूरिंग ने इसके बारे में की थी कि क्या हम ऐसा मशीन बना सकते हैं जो खुद से सोच सके। एक अपने रिसर्च में, एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एलन ट्यूरिंग पुरस्कार, एलन ट्यूरिंग अवार्ड बोलते हैं उसको। कंप्यूटर के फील्ड का नोबेल कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट इनका नाम को भी जानना। कंप्यूटर के विकास में अगर हम लोग बात करें, एलन ट्यूरिंग, वॉन न्यूमैन, ऐसे कुछ बड़े साइंटिस्ट लोगों का नाम आता है। एक गणितज्ञ भी थे एलन ट्यूरिंग। तो इनको जानिएगा कि एलन ट्यूरिंग ने ही सबसे पहले चर्चा किया था, तो इसलिए कई बार इनको भी जनक मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो किया था वो थे जॉन मैकार्थी, ठीक, इनको ही बोला जाता है। तो ये ध्यान देना है। तो वर्तमान में जो 5वीं पढ़ी चल रही कंप्यूटर की, हम लोग एआई के बहुत सारे एप्लीकेशंस या टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है चैट जीपीटी किसने बनाया करके, किसका प्रोडक्ट है। किसी को पता चैट जीपीटी को किसने बनाया था, किस कंपनी या किस संस्था ने इसको बनाया है। इनको हम लोग बोलते हैं चैटबॉट, एआई चैटबॉट। चैट जीपीटी को बोलते हैं चैटबॉट, चैट करने वाले रोबोट है ये। आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं इंसानों की तरह, रोबोट की तरह, ठीक। जेमिनी गूगल का, चैट जीपीटी को बनाया है, ग्रोक भी हो गया। चैट जीपीटी को बनाया है ओपन एआई ने, ठीक। तो कुछ पॉपुलर को हमको जानना है, जैसे कि चैट जीपीटी, इसको ध्यान देना है, ये ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई एक कंपनी है, इसने बनाया है चैट जीपीटी को। जेमिनी है, जेमिनाई बोलते हैं जिसको, ये गूगल का है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आ सकते हैं। ये दो तो बहुत पॉपुलर हैं। अभी हाल ही में जनवरी फरवरी के महीने में, इसी साल की बात है, एक चाइनीज चैटबॉट बहुत पॉपुलर हुआ था। क्या था नाम उसका, चाइना का। इसके आने के बाद काफी मार्केट में तहलका मचा था, अमेरिका को काफी लॉस हुआ था उससे। चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल, इन सबको काफी लॉस हुआ था। ये बहुत न्यूज में था अभी। क्या नाम है चाइना के उस प्रोडक्ट का, पूछ सकता है ये, डीप सीक। न्यूज में था ये, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे, लगातार छप रहे थे इसके बारे में। डीप सीक, ये चाइना का है, याद रखिएगा, चीन का, चाइना का ही है। पूछ सकता है ऐसे कुछ अपडेट क्वेश्चन को। वैसे व्यापम में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आते, वो ही पुराना बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस में ही अटका हुआ है अभी भी। लेकिन फिर भी हम लोग काफी ऊपर के लेवल का पढ़ते हैं, ताकि बन जाए, किसी प्रकार का क्वेश्चन बन जाए। एक एक नंबर का कंपटीशन है। ग्रोक किस में है, काम करता है आपका, ग्रोक किसका है? हाँ, एक्स का मतलब ट्विटर का, ट्विटर जिसको आज एक्स बोलते हैं, ठीक। ग्रोक एआई, ये ट्विटर का है, ट्विटर जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, ठीक। तो एआई का हम लोग यही सब यूज कर रहे हैं जनरली, आपका चैटबॉट के रूप में। रोबोट्स भी बन रहे हैं। किसी को पता है उस रोबोट का नाम क्या है जिसको सऊदी अरब की सिटीजनशिप मतलब नागरिकता मिल गई है? दुनिया की एकमात्र रोबोट जिसको सऊदी अरब की नागरिकता मिली हुई है, सोफिया, ठीक। उसके वीडियो बहुत सारे उपलब्ध हैं आपके इंटरनेट में, आप देखेंगे यूट्यूब में तो पूरा उसका भरमार है वीडियो का। सोफिया, ऐसे रोबोट जो इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, इंसानों की तरह दिखते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं आपका, इनको बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड, ह्यूमन की तरह, ये है सोफिया। इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। इंडिया भी आई थी वीडियो वाले, इससे क्वेश्चन भी पूछे थे। इसको सऊदी अरब की नागरिकता मिली हुई है, सोचिए आप।
तो यही तो एआई का हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में जो एप्लीकेशन हो रहा है। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट, इंडिया भी आई थी ये, मीडिया वाले इससे प्रश्न भी पूछते हैं और काफी बेहतरीन तरीके से आंसर भी करती है इसका। इसका देखिएगा कभी वीडियो यूट्यूब वगैरह में सर्च करके। तो यही है एआई का वर्तमान में जो यूज हो रहा है, ग्रोक एआई। बहुत सारे मेटा का भी तो है ना, मेटा का लियामा करके है। मेटा मतलब फेसबुक की जो पेरेंटल कंपनी है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब किसके प्रोडक्ट है, मेटा के। ठीक, इनके भी चैटबॉट का नाम है लियामा, इनके एआई टूल का नाम है लियामा, वो भी आप याद रख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक एआई टूल काम करता है, उसका नाम है को पायलट, इसको भी याद रखिए, क्या पता पूछ दे। जैसे एमएस ऑफिस में आप कोई काम को ऑटोमेटिक करना चाहते हो चैटबॉट की सहायता से, एआई की सहायता से, तो वहां काम करता है को पायलट। को पायलट याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि एमएस ऑफिस के एआई टूल का नाम क्या है करके। जैसे आपको पीपीटी बनाना है किसी विषय पे, सीधा सा आप उसको जाके को पायलट को कमांड दे दोगे कि इस टॉपिक पे इतने स्लाइड का मेरे को पीपीटी बनाना है करके, वो बना के दे देगा। यही तो काम करते हैं आपका एआई। तो एआई की सबसे प्रमुख विशेषता है मशीन लर्निंग, मशीनों का सीखना, मशीनों में सोचना, मशीनों का समझना। एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो जॉन मैकार्थी एक अच्छा क्वेश्चन याद रखेगा, एआई के जनक। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, अभी लड़का दिखा रहा था, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, जो चैट जीपीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो जो अभी एग्जाम हो रहा है आप लोगों का सेंटर का वहां पे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस आपको मतलब समझना है कि मशीनों का सोचना समझना ही एआई है। तो चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, मेरे को उसका जीपीटी का देख लीजिए सर्च करके एक बार, मैं ही भूल जाता हूँ बार बार इसका। ये सब खैर नहीं पूछेगा आपको, बाकी याद रखना चाहिए सब चीज़ों को आप। अब देखो कई फुल फॉर्म ऐसे हैं कि जो बाद में बनते हैं, जैसे गूगल का फुल फॉर्म, किसी एग्जाम में मैं देखा था गूगल फुल फॉर्म आया था, जबकि गूगल शब्द बना है गूगल से, मैथ्स के। ठीक, उसका बाद में ही नाम रखा गया, बाद में उसको एब्रिविएशन बनाया गया। जैसे चैट जीपीटी का दिखा रहा है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर करके, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर करके दिखा रहा है। ठीक, लिखना चाहो तो लिख लो, ये भी काम का है। बस याद रखिएगा कि ओपन एआई ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें हेल्प भी किया था इसका, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से। चैट जीपीटी में जी से होता है जनरेटिव, प्री ट्रेंड मतलब मशीन को ट्रेंड किया गया है, इस टाइप का एक शब्द है प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो कोई गारंटी नहीं कब क्या क्वेश्चन पूछ दे, और एब्रीविएशंस तो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपको कल बताया था कि सेट में आपका पूछा था वोल्ट का, VOLT का फुल फॉर्म पूछ दिया था। ठीक, तो फुल फॉर्म में कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चैट जीपीटी याद रखिएगा, ओपन एआई ने बनाया है। गूगल का प्रोडक्ट है जेमिनी, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे जब इंटरनेट पढ़ेंगे वहां पे। गूगल, गूगल बना है गूगल से, मैथ्स का एक शब्द है। ये सब भी डिस्कस करेंगे जब इंटरनेट पढ़ेंगे वहां पे। ये सब के फाउंडर वगैरह भी देखेंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, मेटा, ये सब के बारे में। तो ये अब विशेषताएं हो गई, सीमाएं हो गई। इसके बाद देख लेते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो डेटा, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। पहले हार्डवेयर देख लेते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आपको 4 ऑप्शन देता है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, या पूछेगा कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है करके। तो सिंपल सा जो भी डिवाइस होते हैं जिसको आप छू सकते हो, हार्डवेयर है, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर में ही क्यों ना लगा हो। ठीक, तो इसको याद रखने के लिए परिभाषा वगैरह ऐसा तो खैर आजकल नहीं पूछता, वहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर के वे भाग जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे एक लाइन में लिख लेते हैं इसका, कि कंप्यूटर के वे भौतिक भाग, फिजिकल पार्ट्स उसके, कंप्यूटर के भौतिक भाग, फिजिकल कंपोनेंट्स बोल सकते हो, भौतिक भाग मतलब जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। मेन हमको एग्जाम्पल में समझना है।
आगे पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो गया सब चीज, अभी सब एग्जाम्पल को भी नहीं देख सकते। जब कई सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तब हमको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि हार्डवेयर क्या क्या आ सकते हैं। जैसे आज आपको पूछ दिया एग्जाम में, ये पूछा भी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे कि असेंबलर, वीजीए, मोनोक्रोम, और कुछ भी आप एक लेते हैं एलईडी, ऐसे क्वेश्चन आए थे कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है करके। ठीक, तो क्या होना चाहिए, कल आपको बताया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज चैप्टर पढ़ेंगे, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं, बाकी सब हार्डवेयर है। तुमको पता होना चाहिए ना वीजीए क्या है करके। वीजीए एक पोर्ट होता है, पोर्ट मतलब हार्डवेयर, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है, इसको छू सकते हो आप, ठीक, वैसे ही वीजीए पोर्ट होता है जिससे हम लोग मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, वीडियो ग्राफिक्स से बोलते हैं। मोनोक्रोम एक मॉनिटर का प्रकार है। यही सब पढ़ेंगे, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर के बारे में, तब समझ में आएगा। एलईडी भी क्या है, एक मॉनिटर का प्रकार है। सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, 3 प्रकार पढ़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है और ये कलर के बेसिस पे, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर जो होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और जो अभी तुरंत तो समझ नहीं आएगा, जब पढ़ेंगे मॉनिटर के प्रकार, तो मॉनिटर हार्डवेयर है मतलब उसके प्रकार भी हार्डवेयर होंगे। जितने भी मेमोरी डिवाइस हैं आपके, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो कैश हो, सब क्या होंगे आपके, हार्डवेयर। ठीक, तो यहां पे मैं जितना भी हो सके उतना को लिख लेते हैं, जैसे कि सभी एग्जाम्पल में आ जाएंगे, सभी इनपुट डिवाइस, सभी इनपुट डिवाइस, डिवाइस का मतलब ही है हार्डवेयर। अब अगर आप बोलेगा कि बायोमेट्रिक डिवाइस हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो डिवाइस से मतलब हार्डवेयर होगा। ठीक, सीपीयू क्या है, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, प्रोसेसर है ना, लगा होता है मदरबोर्ड में, छोटा सा चिप है ये। तो क्वेश्चन आपको आया था एलयू क्या है, तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू हार्डवेयर है तो एलयू भी क्या होगा, हार्डवेयर होगा। ठीक, सोचिए, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं आपके, कौन सा इसमें से हार्डवेयर, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहां पे और अच्छे से क्लियर होगा। तो सीपीयू हार्डवेयर है, सीपीयू के जितने भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एलयू, ये भी हार्डवेयर होंगे। जितने भी आउटपुट डिवाइस है, और याद रखना आपको, जितने भी मेमोरी या स्टोरेज है, ये सब भी हार्डवेयर होंगे, चाहे वो कैश हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे रजिस्टर के कोई भी टाइप्स हो, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, एमएआर, एमबीआर। तो अलग अलग चैप्टर जब पढ़ते आएंगे तब आपको क्लियर होते आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या। सॉफ्टवेयर को तो अभी पढ़ेंगे, वहां टाइप्स में आपको कंप्लीट हो जाएगा सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी मेमोरी डिवाइस, कोई भी स्टोरेज, चाहे सीडी हो, डीवीडी हो, रजिस्टर हो, कैश हो, रैम हो, रोम हो, हार्डवेयर है, वो सब मदरबोर्ड में लगे होते हैं, छू सकते हो आप उसको। कोई भी इनपुट डिवाइस, कोई भी आउटपुट डिवाइस। सीपीयू भी हार्डवेयर है, सीपीयू के अंदर में एलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये भी हार्डवेयर है। जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है, वैसे ही जितने भी पोर्ट्स कंप्यूटर के पोर्ट होते हैं, जैसे कि यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, वीजीए पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, मिडी पोर्ट। तो आउटपुट डिवाइस में जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर के प्रकार में आते हैं एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, सब हार्डवेयर होंगे आपके। तो हर चैप्टर के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पे एक बेहतरीन रिवीजन के साथ आपका क्लियर हो जाता है। हर चैप्टर के बाद 25-30 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं, टेस्ट पेपर भी देता हूं। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन तो आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगा। उसको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है, कंप्यूटर का पूरा रिवीजन हो जाता है क्लास में ही, क्योंकि उसमें एक आइडिया हो जाता है कि पूछता कैसे है। सबसे मेन तो वही एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस बारे में पूछेगा कैसे, वो जानना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए बोलता हूँ कि क्लास से बाहर का नहीं जाता, क्वेश्चन करते करते ही बहुत सारी चीजें आपका डिस्कस हो जाते हैं क्लास में। तो ये सब आपको अभी जब पोर्ट्स पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो पोर्ट्स मतलब हार्डवेयर, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है वैसे ही बाकी जितने भी पोर्ट होंगे सब हार्डवेयर होंगे। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर के जितने प्रकार होंगे सब हार्डवेयर होंगे।
ठीक, मेमोरी हार्डवेयर है, जैसे सीडी को छू सकते हो वैसे ही रैम, रोम, रजिस्टर, कैश सब हार्डवेयर होते हैं आपके। ठीक, जैसे कि एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, ये भी क्लास में कराता हूं मैं। क्वेश्चन पूछता है प्रिंटर ड्राइवर, एक क्वेश्चन है ये, प्रिंटर ड्राइवर हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर करके एसबीआई पीओ में 5 ऑप्शन वाला जो एग्जाम था वहां पे पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें से हार्डवेयर नहीं है करके। तो याद रखिएगा जहां पे भी ड्राइवर शब्द दिखे, भले ही सामने में उसके कोई भी हार्डवेयर हो, इसको लेना है सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा कि बोलते ना कुछ, जब मशीन को पहली बार आप कनेक्ट करते हो सिस्टम से तो इसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा बोलते हैं। तो ड्राइवर हमेशा क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको ये एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछ सकता है। तो यहां पे कहीं पे नोट कर लीजिए किनारे में, जब भी क्वेश्चन में अगर लिखा रहे ड्राइव तो ये हार्डवेयर होगा, लेकिन कभी पूछा रहे कि ड्राइवर तो ये हमेशा सॉफ्टवेयर होगा, चाहे उसके आगे में कुछ भी लिखा रहे, प्रिंटर ड्राइवर, स्कैनर ड्राइवर, कुछ भी लिखा रहे। तो ड्राइवर मतलब सॉफ्टवेयर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, जैसा बड़े बड़े एग्जामों में आया हुआ है। जैसे सीडी ड्राइव हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ड्राइव मतलब जो उनको चलाते हैं, सीडी को जहां पे आप रखते हो उसको बोलते हैं सीडी ड्राइव। हार्ड डिस्क जो ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो वो सब हार्डवेयर है, छू सकते हो आप उसको। लेकिन ड्राइवर्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। जैसे प्रिंटर को पहली बार आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, आपने नया प्रिंटर लाया, सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है कंपनी की तरफ से, या तो आपको सीडी में मिलेगा या तो उसके वेबसाइट पे जाके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ड्राइवर। ठीक, तो किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, किसी हार्डवेयर को संचालित करने के लिए, उसको कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को ही क्या बोलते हैं, ड्राइवर। ये परिभाषा भी आपको पूछ सकता है। ठीक, ये भी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ड्राइवर क्या होते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ड्राइवर याद रखिएगा सॉफ्टवेयर होता है, भले ही उसके सामने में प्रिंटर लिखा रहेगा या कोई भी मशीन या कोई भी हार्डवेयर का नाम लिखा रहेगा। तो ड्राइव लिखा है तो हार्डवेयर है, ड्राइवर है तो सॉफ्टवेयर। ठीक, तो अभी ये आने वाले चैप्टर में आपका क्लियर होते जाएगा, जब मॉनिटर पढ़ेंगे उसके प्रकार पढ़ेंगे, पोर्ट्स आपको बताऊंगा तो उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो ये सब हार्डवेयर है, मेमोरी पूरा अलग चैप्टर है हमारा। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार हम लोग देख लेते हैं, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होती है। तो बाकी कॉमन डेफिनेशन वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर के वे भाग जिसको केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक, तो उस परिभाषा को लिखने की जरूरत नहीं है, वो काम का नहीं है। अब पहले तो जानने कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, क्योंकि ये सब आने वाले बहुत सारे चैप्टर में बार बार रिपीट करेंगे हम लोग। तो सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं करके। ठीक, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको पता होगा जो भी कोई सॉफ्टवेयर को बनाता है, प्रोग्राम को बनाता है, उसको प्रोग्रामर बोलते हैं, कोडर बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है वो किसी लैंग्वेज में उसको लिखता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, तो हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक प्रोग्राम किसी न किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया होगा, कोडिंग करना बोलते हैं इसी को। जैसे C++ सुने होंगे प्रोग्रामिंग भाषा आपका। हमारा मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, वो सी लैंग्वेज से, कोटलिन से, जावा से, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज से मिलकर बना है वो। हर एक वेबसाइट, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक प्रोग्राम या इंटरनेट में जो भी चीजें हैं, सब कुछ किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी गई है। जैसे पढ़ते हैं ना, वेबसाइट या वेब पेज लिखे जाते हैं HTML से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो वायरस भी क्यों ना हो, एंटीवायरस भी क्यों ना हो, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको लिखा गया होगा। ठीक, तो कोई प्रोग्रामर या कोई कोडर एक एक लाइन जो लिखता है उसको बनाने के लिए, यही सब क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, हिंदी में बोलते हैं निर्देश। तो किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बनाने के लिए जो एक एक लाइन जो कोडिंग में लिखा जाता है किसी लैंग्वेज में, ये कंप्यूटर को दिए जाने वाले क्या है, इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लिख के उसको समझा रहे हो कि क्या करना है, फिर इसी इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है आपका प्रोग्राम। यही एग्जाम में आपको पूछा हुआ था, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलके बनते हैं एक प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो, या निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम मिलके बनते हैं सॉफ्टवेयर।
तो क्वेश्चन आपको आया हुआ है, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो लिख भी लीजिएगा वैसे कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कोड बोल लीजिए, इंस्ट्रक्शन बोल लीजिए, प्रोग्राम बोल लीजिए, सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, एक ही मतलब है सबका। ये हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स। तो ये सब बेसिक चीजें हम पता रहेंगे तो आगे भी आपको आसान रहेगा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो जो एक एक लाइन जो लिखते हैं इन्हीं को कहा जाता है निर्देश। उल्टा भी आप इसको समझ सकते हो, जैसे कि कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, जोड़ने का प्रोग्राम है, घटाने का है, गुणा का है, भाग का है, वो हर एक प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा। सिंपल सा, इसका मतलब उल्टा भी ऐसे आप समझ सकते हो। तो हर एक प्रोग्राम को किसी लैंग्वेज से लिखा जाता है, वही उसके इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है, आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि क्या करना है। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले कोडिंग को ही, इंस्ट्रक्शंस को ही बोलते थे हम लोग सॉफ्टवेयर। तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर, ये पूछा हुआ है आपको। तो सॉफ्टवेयर को तीन भाग में बांट देते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार होते हैं। यहां से अगर आपने सिस्टम और एप्लीकेशन को भी समझ लिया तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको हमेशा चार ऑप्शन देता है यहां से कि कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा यूटिलिटी है, ऐसा। तो सॉफ्टवेयर के तीन टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन नाम भी पूछ सकता है आपको, कितने प्रकार होते हैं या कितने भागों में बांटते हैं सॉफ्टवेयर को। तो ये तीन काफी आसान है याद रखना। आपको सीधा सीधा पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, या सीधा सीधा बोल देगा लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे। तो याद रखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर केवल दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि मोबाइल का एंड्रॉयड आपका, एप्पल के फोन में आईओएस, कंप्यूटर का विंडोज, एप्पल के कंप्यूटर का मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू, कुबंटू, ठीक, डेबियन, फेडोरा, मिंट, सिम्बियन, सोलेरिस, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे एग्जाम्पल को, सब क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको याद कैसे रखना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे बिना एंड्रॉयड के हमारा फोन कोई काम का नहीं है, बिना विंडोज के हमारा कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कंप्यूटर की आत्मा होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ना तो कोई एप्लीकेशन या एप्स काम करेगा आपका, ना कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करेगा, और ना ही कोई हार्डवेयर काम करेगा उसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, इससे ही पूरा आपका कंप्यूटर या मशीन चलता है। उनका नाम ही है ऑपरेट करने वाले, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। तो ये कई बार क्वेश्चन आपको एग्जांपल में एक दो लिख लीजिए अभी समझने के लिए, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। बाकी एग्जांपल जब पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे लिखेंगे 15-20 एग्जांपल, 10 बार ही याद रखना है आप लोगों को। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है, सिस्टम मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम में सिस्टम लिखा है उनके। और दूसरा, बस ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है, एक होता है ट्रांसलेटर, या इनको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। बस ये ही आएंगे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ट्रांसलेटर। और इसमें केवल तीन ही प्रकार होते हैं इसके, असेंबलर, तीन ही प्रकार होते हैं, इसको लिख लेते हैं। बाकी जब लैंग्वेज पढ़ेंगे वहां पे आपको बताऊंगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर।
सीधे सीधे पूछेगा। अब देखो ये तो पता चल गया ना कि असेंबलर सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर है, तो बस ये पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा हार्डवेयर में क्या लेना है, सॉफ्टवेयर में क्या लेना है, और फिर सॉफ्टवेयर के अंदर में प्रकार में क्या लेना है। तो इतना समझ में आ गया तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं सॉफ्टवेयर के। सीधे सीधे पूछेगा निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। बिना ट्रांसलेटर के भी कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर केवल समझता है मशीन भाषा को, बाइनरी भाषा को, 0 और 1 को। इनका काम क्या होता है ट्रांसलेटर का, किसी भी दूसरे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। जैसे असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, किसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो इनका काम है कंप्यूटर को 0 और 1 में, मतलब मशीन भाषा में ट्रांसलेट करके देना। अगर ये नहीं रहेंगे तब भी तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, ठीक। तो केवल 2 एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो, और ये 3 ट्रांसलेटर जो होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं आपके। एप्लीकेशन में सिंपल सा हम लोग बोलते हैं ना कि हम एप्स यूज कर रहे हैं, ऐसे कोई भी एप्स, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज करते हो किसी काम के लिए, वो क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो सिंपल है, कोई भी, जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप यूज करते हो एमएस वर्ड का, प्रेजेंटेशन बनाना है तो यूज करते हो एमएस पावर पॉइंट का, कैलकुलेट करना है, डेटाबेस में काम करना है तो आप यूज करते हो एमएस एक्सेल का। तो जितने भी सॉफ्टवेयर कुल मिला के मैं बोल दूं एमएस ऑफिस, आप जो भी गेम खेलते हो, जो भी फोटो एडिट करते हो, मीडिया एडिटर बोल सकते हो सबको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनकी संख्या लाखों में है। डिजाइनिंग के लिए आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज करते हो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप सिस्टम को समझ गए। एप्लीकेशन मतलब जो भी आप यूज करते हो, आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं सब, फोटो एडिट करते हो, यूट्यूब का सॉफ्टवेयर है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपके मोबाइल में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सिंपल सा एप्स, जिसको हम किसी खास काम के लिए उपयोग करते हैं। यह भी एक प्रश्न पूछा हुआ है आपको कि किसी विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए, किसी स्पेशल काम को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हर काम के लिए अलग होता है आपका। कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग करना है, लिखना है तो आप वर्ड का यूज करोगे, पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का यूज करोगे, गेम खेलने के लिए गेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आप, पढ़ाई लिखाई के लिए आप कुछ एजुकेशन वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सब ये एप्स हैं आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी में क्या आते हैं, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि करते हैं, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, मतलब कंप्यूटर को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। जैसे कि एंटीवायरस, आपको इतना भी अगर याद हो गया एंटीवायरस यूटिलिटी, फिर आपका क्वेश्चन बन जाता है। देखो एंटीवायरस क्या करता है, जो हमारे मालवेयर है, जो हानिकारक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के, उसको क्या करता है, हटाता है, ये वायरस वर्म ये सबको। इससे कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। तो एंटीवायरस हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा जितने भी मैनेजर वाले हैं, जैसे फाइल मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, टास्क मैनेजर, कुछ भी मैनेजर लिखा रहे मतलब यूटिलिटी है वो। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को और अच्छा बनाते हैं, उसकी स्पीड में इंक्रीज करते हैं, वो स्पीड को बढ़ाते हैं, उसकी स्टोरेज को बढ़ाते हैं, उसके बोल सकते हो इफिशियंसी को, मतलब काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, काम करना को आसान बनाते हैं। जैसे कि और इसमें आप याद रख सकते हो डिस्क क्लीनर, ये बस आपको क्लीन शब्द याद रखना है, अलग अलग शब्दों से आपको पूछ सकता है, आपको क्लीनर प्रोग्राम लिखा मिल सकता है, डिस्क क्लीनर प्रोग्राम लिखा मिल सकता है, डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर लिखा मिलेगा, बस क्लीन शब्द याद रखिए। मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फालतू फालतू के फाइल को मिटाते हैं ताकि स्टोरेज आपका बढ़े, और स्टोरेज बढ़ता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्पीड भी बढ़ जाती है कंप्यूटर की। तो ये मदद कर रहे हैं आपकी। और एक याद रखना है आप लोगों को, कंप्रेशन यूटिलिटी, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर करके लिख सकते हो, डेटा कंप्रेशन, डिस्क कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, कुछ भी लिखा रहेगा कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब किसी फाइल के साइज को कम करना। जैसे व्हाट्सएप में आप किसी फोटो को भेजते हो किसी को, वो कंप्रेस होके जाता है, 1-2 MB का फोटो रहेगा, कुछ केबी में कन्वर्ट हो जाता है, तो व्हाट्सएप ने उसको क्या किया, हाँ वो सब सॉफ्टवेयर है आपका, विनरार, विनजीप, 7zip, ये आपके सब कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो जितने भी, वो क्या किया, फाइल के साइज को कम किया, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी। डिफ्रेगमेंटर, इसको याद रखिएगा,
डीफ्रैगमेंटर, इसको याद रख सकते हो, ये पूछ सकता है आपको डीफ्रैगमेंटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर करके अलग से। ये भी डिस्क के स्टोरेज को बढ़ाता है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में बता भी दूंगा क्या काम करता है ये। बैकअप यूटिलिटी, जितने भी बैकअप बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, बैकअप यूटिलिटी या बैकअप सॉफ्टवेयर, तो पूरा डिटेल में जानने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर बस समझिए कि दो ही एग्जांपल होते हैं। जो हम यूज करते हैं वो एप्लीकेशन है, और एंटीवायरस में बस ये एक दो एग्जांपल आप जान लीजिए। एंटीवायरस हो गया यूटिलिटी में, जितने भी मैनेजर लिखे रहे, चाहे फाइल मैनेजर हो, टास्क मैनेजर हो, नेटवर्क मैनेजर हो, और ये कुछ 3-4 एग्जांपल, इतने में आपका प्रश्न बन जाता है। जनरली आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पूछता है बार बार कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है करके, तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एप्लीकेशन मतलब एप्स। पढ़ेंगे ना, जब बायोस पढ़ेंगे आप लोग का, वो एक्चुअली फर्मवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में भी नहीं आता। जैसे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, इनको बोल देते हैं फर्मवेयर। ठीक, फर्मवेयर। जैसे कि आपके स्मार्ट वॉच को जो चला रहे हैं, ये फर्मवेयर है। छोटे छोटे जो खिलौने में जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, आपके रिमोट कंट्रोल खिलौने में सॉफ्टवेयर डला है ना उसमें, वो भी फर्मवेयर है। घरों में जो वॉशिंग मशीन होगा, वो भी तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, वो भी फर्मवेयर से चल रहा है आपका। नहीं आएगा, इसमें नहीं लेते। उसको लेने के लिए कई बार एग्जाम वगैरह में ले लेते हैं कि सिस्टम में ले लेते हैं, कई बार उसको कई बार ले लेते हैं, क्योंकि बायोस आपके कंप्यूटर को चालू करता है। बायोस मतलब वो एक ऐसा फर्मवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, बूटिंग करता है, वही बूटिंग करता है, पोस्ट करता है। बूटिंग करना मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क से निकालकर रैम में लोड कर। ये भी पढ़ेंगे हम लोग, बायोस, पोस्ट, बूटिंग, ये सब पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रोम के बारे में, वहां पे बताऊंगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे वहां पे। ठीक, बूटिंग के बारे में, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, पोस्ट क्या होता है, बायोस क्या होता है, सब देखेंगे। नहीं, वो एक्चुअल में उसको कई बार एग्जाम में सिस्टम सॉफ्टवेयर ले सकता है, लेकिन एक्चुअल में उनको अलग ही नाम दिया गया, फर्मवेयर। ठीक, फर्मवेयर उनको बोला जाता है। ये क्वेश्चन मैं लाइव क्लास अभी लिया था, उसमें कराया भी था, बायोस के बारे में, फर्मवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसे जैसे पढ़ते आएंगे वैसे वैसे आपको लिंक भी सेंड करते आऊंगा यूट्यूब का, उसमें आप लोग का और रिविजन हो जाएगा। क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट पेपर दूंगा, लाइव क्लास भी बहुत सारे ले चुका हूँ, उसको भी आपका हेल्प हो जाएगा उसमें। ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा आप, जो भी काफी आसानी से, अभी थोड़ा नया लग रहा होगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा सब चीज आपका, बार बार रिवाइज होगा क्वेश्चन के थ्रू, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बस कम से कम सिस्टम को समझ जाइए आप कि दो ही चीजें होती है इसमें से। नीरू, पता नहीं मेरे को, आप ऑफिस में कॉल करके पूछिए। ठीक, ये बैच वगैरह की जानकारी आपको रिसेप्शन से ही मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं, और ये अभी जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे फिर से उसको समझ लेंगे, तो और आपका क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू।